जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कक्षा 11 भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी जो सेकंड बुक है ज्योग्राफी की, भारत भौतिक पर्यावरण यानी इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो बुक है, उसके अंदर हम आपके दूसरे चैप्टर जो इसमें भारत के जो स्थलाकृतिक प्रदेश है यानी संरचना और भू आकृतिक जो खंड है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज अभ्यास में लाएंगे। आप भी साथ में अभ्यास है वो कीजिएगा। ये सिर्फ कक्षा 11 के लिए नहीं बल्कि बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो रहे हैं। यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है जिनमें इंडिया ज्योग्राफी है वो सिलेबस में हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिएगा ऑप्शन को भी। करेवा भू आकृति है वो कहाँ पाई जाती है? याद आ गया होगा। कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे हैं, उनमें से एक है करेवा, जो हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड के ऊपर मोटी परत के रूप में जमाव है। तो सही उत्तर क्या हो गया अपना? ऑप्शन 4, कश्मीर हिमालय। करेवा भू आकृति है वो कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा दूसरा, क्या निम्न में से किस राज्य में लोकताक झील है वो स्थित है? बहुत प्यारा प्रश्न है। लोकताक झील है वो किस राज्य में है? केरल, मणिपुर, उत्तराखंड या राजस्थान? तो लोकताक झील कहाँ है? मणिपुर। अपना उत्तरी पूर्वी जो राज्य है मणिपुर, वहां स्थित है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र है वो अलग करता है, ये बताना है। यानी कौन सा अक्षांश है वो दोनों को अलग कर देता है। तो सही उत्तर क्या होगा? वो है 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगला प्रश्न है, डोडा बेटा चोटी निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? डोडा बेटा या डेडा बोटा जो चोटी है वो कौन सी पहाड़ी श्रृंखला के अंदर स्थित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। डोडा बेटा चोटी ये कहाँ स्थित है? सही उत्तर है इसका नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, अपना जो प्रायद्वीपीय भारत है यानी प्रायद्वीपीय जो पठार है, उस प्रायद्वीपीय पठार की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भी। कौन सी? डोडा बेटा चोटी प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और किन पहाड़ी पर है? नीलगिरी पहाड़ी पर। अब आप ये सोचेंगे भी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप भी बताइएगा उत्तर, वरना हम तो आगे कर ही लेंगे इस प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित नहीं होती है? जो रिफ्ट घाटी है उसके अंदर प्रवाहित नहीं होने वाली रिफ्ट घाटी, जिसे हम भ्रंश या दरार घाटी भी कहते हैं, जो विवर्तनिकी हलचल से जिनका निर्माण होता है। तो भ्रंश घाटी, दरार घाटी या रिफ्ट घाटी में प्रवाहित जो नहीं होती है, नर्मदा, तापी, चंबल, महानदी, इनमें से कौन सी नहीं होती है? तो अच्छे से दिमाग में होगा, वो है चंबल इसमें प्रवाहित है, वो नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न है अब आपके सामने, क्या निम्न में से कौन सी अवशिष्ट पर्वत श्रेणी नहीं है? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। अब सबसे पहले तो आपको ये समझ आ ही गई होगी भी अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब होता है जब अपर्दन होता है तो अपर्दन से पर्वत है वो घर्षित हो जाते हैं, और घर्षण के बाद जो बच जाता है, अवशेष जो बच गया, वही तो अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। अपर्दन के बाद बचा हुआ जो पर्वतीय भाग है, तो इनमें से कौन सी अवशिष्ट पर्वत श्रेणी नहीं है ये बताना है। नल्लामला है, वेलिकोंडा है, जावादी है, कौन सी नहीं है? कराकोरम नहीं है भी, कराकोरम नहीं है।
काराकोरम कहाँ है? आपको पता है उत्तर में ऊपरी ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो कि अवशिष्ट श्रेणी का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है 7वां, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में जो जलोढ़ है उसकी औसत गहराई कितनी मानी गई है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, गौर कीजिएगा आप इन पर। क्या होगा सही उत्तर? औसत गहराई मानी गई है वो है 1000 से 2000 मीटर, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 8वां प्रश्न देखिए, डल झील निम्न में से कहां पर स्थित है? डल झील कहां स्थित है? डल झील आ गया ना, अभी जम्मू कश्मीर में है ये तो, लेकिन हमें हिमालय के हिसाब से बताना है वो कहां है। हिमालय के चारों भाग, उत्तर पश्चिमी हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, अरुणाचल हिमालय या सिक्किम। तो आपको पता है जम्मू कश्मीर किसके अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये डल झील की सही लोकेशन होगी। अगला प्रश्न देखिएगा 9वां, कि बनिहाल दर्रा जिस पर्वत श्रेणी में स्थित है वो है? बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है भाई? वृत्त हिमालय, पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी या लद्दाख श्रेणी? तो बनिहाल दर्रा है वो पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां, क्या निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थान उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित नहीं है? उत्तर पश्चिमी हिमालय में स्थित नहीं है वो धार्मिक स्थल? अमरनाथ गुफा है भी, वैष्णो देवी उधर ही है, चरारे शरीफ वही है, कौन सा नहीं है भी? बद्रीनाथ नहीं है इनमें से। उत्तर पश्चिमी हिमालय का हिस्सा बद्रीनाथ नहीं है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर जिस नदी पर स्थित है वो कौन सी है भाई? तीस्ता, चिनाब, झेलम या सिंधु? श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? वो है झेलम नदी पर स्थित है भाई, झेलम नदी पर। अगला प्रश्न देखिए 12वां, कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित तीर्थ स्थल है? कश्मीर की बात, उत्तर पश्चिमी हिमालय मतलब हम कश्मीर हिमालय की बात कर रहे हैं। कौन सा तीर्थ स्थल है? वैष्णो देवी है, अमरनाथ गुफा है, चरारे शरीफ है, तो यानी उपरोक्त सभी है। ऐसा ही प्रश्न ऊपर आ भी चुका है। वहां ये पूछा था अभी कौन सा तीर्थ स्थल नहीं है, यहां पूछ लिया कौन सा है, तो ये तीनों ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्या निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी नहीं है ये बताना है। अब सबसे पहले तो दिमाग में ये आ जाए भी सिंधु नदी कहाँ बहती है, तो सिंधु की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? रावी है वो सिंधु में मिलती है, व्यास सिंधु में मिलती है, सतलज है वो सिंधु में मिलती है, कौन सी नहीं मिलती? यानी जो इसकी सहायक नदी नहीं है वो है घाघरा। घाघरा किसकी सहायक नदी है भी? ये गंगा की सहायक नदी है घाघरा। अगला प्रश्न देखिएगा 14वां, अरुणाचल हिमालय में बसी जनजाति है? अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिमालय है उसमें बसी जनजाति कौन सी है? मोनपा है वहाँ, अबोर है, मिसमी है, यानी उपरोक्त सभी जनजातियां हैं वो वहां पर मिलती है। तो चौथा ऑप्शन हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिएगा 15वां, निम्न में से चंबल की सहायक नदी है? चंबल आपको पता है राजस्थान में बहती है, मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में बहकर बाद में यमुना में मिल जाती है ये, तो कौन सी है भाई? चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास है भी। अरावली की पहाड़ियों से निकलकर चंबल में मिल जाती है। तो रावी नहीं है, लूणी नहीं है, घाघरा नहीं है, अच्छे से पता है अब आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, नेहरू ट्रॉफी वलाम काली जो कि एक नौका दौड़ है, नौकायन के लिए ये ट्रॉफी दी जाती है, किस राज्य में किया जाता है? नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? क्या होगा सही उत्तर? राजस्थान, मिजोरम, केरल या कर्नाटक? तो सही उत्तर है केरल। ये नौकायन दौड़ जो है ये केरल के अंदर होती है। और एक चीज और यहां ध्यान रख लें, वहां पर आपको पता है केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? बेक वाटर के लिए प्रसिद्ध है। बेक वाटर जिसे हिंदी में कहते हैं पश्च जल, और इसे एक नाम और भी है कयाल भी कहा जाता है। जो बेक वाटर आता है, समुद्र का पानी जो अंदर आ जाता है और वहीं इकट्ठा हो जाता है, तो उसके अंदर नौकायन की जाती है, वो बेक वाटर पश्च जल या कयाल कहलाता है भी। और वो केरल इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और यहाँ पर नौका दौड़ है वो होती है, और लोग इसे देखने के लिए भी आते हैं पर्यटन के रूप में। अगला प्रश्न देखिएगा 17वां, बेरन आइलैंड
बेरन आइलैंड नामक देश का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है? बहुत प्यारा प्रश्न है। बेरन आइलैंड है वो भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी ने सक्रिय ज्वालामुखी है। वो अंडमान द्वीप में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप पर या मिनिकॉय द्वीप पर कहाँ है? वो मिलता है निकोबार द्वीप समूह में। जीवंत ज्वालामुखी है एकमात्र भारत का बेरन आइलैंड जो निकोबार द्वीप समूह में है। और एक प्रश्न आया था अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री, वो भी याद रखिएगा। 18वां प्रश्न देखिए अब, नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली स्थलाकृतियां कौन सी है? प्रौढ़ावस्था में तो बालिका रोधी भी होती है, विसर्प बनाती है, गोखुर झील है, उपरोक्त सभी है भी इसके। तो प्रौढ़ावस्था में ये सारी तरह की आकृतियां हैं वो बनाती है नदियां। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल हिमालय की नदी है, अरुणाचल हिमालय की नदी कौन सी है इनमें से? कामेंग भी बहती है वहां पर, सुबनसरी भी है, दिहांग भी है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा अपना? फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी 20वां प्रश्न पढ़े पहले। सतलुज और काली नदियों के बीच जो भू आकृतिक भाग विस्तृत है, फैला हुआ है, वो कौन सा है भी? सतलुज और काली नदियों के बीच कौन सा है भी? वो है कुमायूं हिमालय। क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न देखिएगा 21वां। व्हेलर द्वीप है, व्हेलर जो द्वीप है वो क्या है ये बताना है। दूरस्थ द्वीप, कांप मिट्टी के द्वीप है, पर्वतीय द्वीप है या प्रवाल द्वीप है? क्या होगा सही उत्तर? तो व्हेलर है वो कांप मिट्टी के द्वीप है भी, कांप मिट्टी से बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जहां मिट्टी का प्रति वर्ष प्राकृतिक नवीनीकरण होता रहता है, प्राकृतिक रूप से नवीनीकरण होता रहता है, वो क्या है? भाबर प्रदेश, बांगर, तराई और खादर। क्या होगा इसका सही उत्तर? इन चारों के बारे में अच्छे से जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सही उत्तर है खादर प्रदेश। आपने उत्तरी मैदानी भाग पढ़े हैं ना, जिसमें आपने पढ़े हैं 4 नाम। एक पढ़ा है आपने भाबर, एक आपने पढ़ा है तराई, एक आपने पढ़ा है बांगर और एक पढ़ा है खादर, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जब पहाड़ों से जो नदियाँ आती है तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वो भी साथ में लेकर आती है, तो वो ज़मीन पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो नदी का पानी है वो फिर उन पत्थरों के नीचे से बहता है, तो वो तो कहलाता है भाबर। फिर काफ़ी दूर जाने के बाद पानी है वो वापस ज़मीन पर दिखाई देता है, तो वो हो जाता है तराई। और उसके बाद जो घिसकर जो मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो जाती है पुरानी, वो बांगर प्रदेश। फिर नई मिट्टी का जब जमाव हो जाता है तो वो कहलाता है खादर। बांगर और खादर यही जलोढ़ मैदान कहलाते हैं। खादर और बांगर है ये जलोढ़ मैदान कहलाते हैं। तो भाबर, तराई और जलोढ़, जलोढ़ के 2 भाग हो गए, बांगर और खादर। अगला प्रश्न देखिए 23वां, कि भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है भी? प्राचीन गोंडवाना हिमालय है, गंगा का मैदान, थार का मरुस्थल या दक्षिण का पठार? तो कौन सा सही उत्तर? प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा हुआ वो है दक्षिण का पठार। अगले प्रश्न की बात करें 24वां, आप देखिए, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है भी? प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। नवीनतम पूछ ले तो हिमालय है भाई, नई पूछ ले तो हिमालय, और प्राचीन पूछे तो अरावली। ये 2 नाम, हिमालय है वो नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और अरावली है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और आपको पता है अरावली पर्वत श्रृंखला एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। अरावली है वो क्या है? अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। 25वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है भी? तट रेखा यानी समुद्री सीमा किसकी सबसे लंबी है? ऑप्शन आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात। तो सब दिमाग में है ये आपकी। सबसे लंबी तट रेखा है वो किसकी है? गुजरात की है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, कि प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर, लीजिए आ गया ना प्रश्न। एक आपने कहाँ किया था? चौथा प्रश्न किया था। प्रायद्वीपीय पठार की, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी डोडा बेटा, याद आ गई ना। और अब यहां पर पूछा जा रहा है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का।
महाबलेश्वर डोडा बेटा है, डोडा बेटा है भी, डोडा बेटा। बनाई मुड़ी नहीं, अनाई मुड़ी है यहाँ, इसको भी सही कर लो, अनाई मुड़ी है, बनाई नहीं अनाई है यहाँ पर। ए कुंद्रेमुख, ये 4 ऑप्शन है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? वो है अनाई मुड़ी, प्रायद्वीपीय भारत का अनाई मुड़ी है भी, अनाई मुड़ी। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर, 2695 मीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो पश्चिमी घाट की जो अपनी है अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है भी। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है अनाई मुड़ी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ये 2695 मीटर। अगला प्रश्न देखिएगा कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इजीली कर लोगे। तो हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन सा नहीं? उत्तराखंड है भी, सिक्किम भी उन्हीं श्रेणियों में आता है, हिमाचल प्रदेश भी हो गया, कौन सा नहीं है? यूपी नहीं है भी, यूपी तो अपने मैदानी भाग के अंतर्गत आ गया। अगला प्रश्न देखिए कि गंगा के मैदान में नदियों के तट के सहारे पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? गंगा के मैदान में नदियों के तट के सहारे पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? कौन सा है भी? अपना वही आ गया ना, भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो नवीनतम खादर है, भाबर तो भूमिगत बहती है, जलोढ़ मृदा फिर कौन सा हो गया अपना उत्तर? खादर हो गया भी, खादर नवीनतम मृदा, पुरानी मृदा है वो बांगर होगी। मैकमोहन रेखा जिन देशों की सीमा बनाती है, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ तो किसकी बनाती है? भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, क्योंकि पहले बांग्लादेश भी पूर्वी पाकिस्तान ही था, तो इन वाली जो सीमा रेखा वो रेड क्लिफ ही कहलाती है। तो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चाइना की सीमा बनाती है, भारत और चाइना की। अगला प्रश्न देखिएगा 30वां का, अरावली पर्वत है, लीजिए आ गया, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और कौन सी? ये भी मैंने ऊपर बता दिया था, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है भी, अवशिष्ट अपरदन के उपरांत जो बची हुई वो है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी, दरार घाटी या रिफ्ट घाटी जिसे कहते हैं, कौन सी बहती है भी? ऊपर भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। भ्रंश दरार कौन सी है? वो है नर्मदा, नर्मदा ताप्ती जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। बुग्याल क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। बुग्याल, बुग्याल क्या है भाई? पर्वत श्रेणी, घास का मैदान, झूम कृषि या प्राचीन पठार? तो ये कहलाता है घास का मैदान, घास का मैदान। चलिए एक प्रश्न मैं यहां आपसे पूछ रहा हूं, एक प्रश्न देखिए। प्रश्न है भारत के अंदर सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका कौन सा है? एक प्यारा सा प्रश्न। तो आप उत्तर देंगे वो मासीन राम है। भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? मासीन राम। और पहले आपको पता है क्या नाम आता था? चेरापूंजी आता था। तो मासीन राम, चेरापूंजी ये किस स्टेट के अंदर है भी? ये मेघालय में है, मेघालय राज्य में। कई बार प्रश्न पूछते हैं भी भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला मासीन राम या चेरापूंजी, कोई भी नाम दे दे, सबसे ज्यादा वर्तमान में मासीन राम में बारिश होती है, जो मेघालय में स्थित है। ये जो मासीन राम जो क्षेत्र है ना, जो कस्बा है, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन आते हैं ऐसे, गारो, दूसरा खासी और तीसरा आता है जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं। ये तीनों ही पहाड़ियां मेघालय में है भी। यही अपना जो हिमालय उसी के पार्ट है ये। और एक तो ये ध्यान रख लेना, इनका क्रम, गारो है ये पश्चिम में है और जैंतिया पूर्व में है। तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का क्रम है, गारो, फिर खासी और फिर जैंतिया है। तो मासीन राम इनमें से किस श्रेणी का कस्बा है, किस प्रकार के जो पहाड़ियां हैं वहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है खासी। मासीन राम सर्वाधिक वर्षा वाला जो इलाका है ये कहाँ है, कौन सी पहाड़ियों में है? खासी पहाड़ी है, खासी डिस्ट्रिक्ट भी है, खासी श्रेणी की जो पहाड़ियां। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला मासीन राम
और उसके बाद चेरापूंजी है जो मेघालय में है। ये जो इलाका है ये खासी पहाड़ी में स्थित है। 3 पहाड़ियां प्रमुख है वहां, गारो, खासी, जयंतिया, रिपीट कर रहा हूं बार बार। तो मासिनराम है वो खासी पहाड़ियों में स्थित है। बहुत प्यारा प्रश्न है ये, बड़े बड़े कॉम्पिटिशनों में आता रहता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों पर आकर मिल जाते हैं। लीजिए भी, ये पूर्वी घाट हो गया और पश्चिमी घाट, ये किन पहाड़ियों पर आकर आपस में मिलते हैं। जावाड़ी, नीलगिरी, नल्लामाला या कार्डामम, किन पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं, तो वो है नीलगिरी पहाड़ी। बहुत अच्छा प्रश्न। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आकर आपस में मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा बनाती है, गोदावरी बनाती है, महानदी बनाती है। यानी इस साइड में बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है, इस साइड वाली नहीं बनाती है। तो कौन सी हो गई फिर इसमें, नर्मदा हो गई भी, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न देखिए, केरल का पुन्नामदा कयाल, आपको पहले ही बताया कयाल यानी बेक वाटर, जो कहाँ होता है, केरल में। और जहाँ पर क्या की याद है ना, नेहरू ट्रॉफी किसके लिए है, वो नौकायन के लिए है। ये भी प्रश्न आ गया। तो कयाल वाटर में क्या चीज़ प्रसिद्ध है, नौकायन के लिए। लोग यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, यहाँ कृषि के लिए नहीं है, कोई तीर्थ स्थल नहीं है, औद्योगिक उत्पादन हेतु नहीं है, घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए बैक वाटर का क्या सिस्टम है, वहाँ जो नौकायन होती है उसको देखने के लिए। तो केरल का जो कयाल बैक वाटर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे आपके कक्षा 11 सेकंड बुक के दूसरे चैप्टर भारत की स्थलाकृति प्रदेश के इंपॉर्टेंट 35 प्रश्न और इनसे जुड़े हुए कुछ आसपास के प्रश्नों पर हमने बात की। उम्मीद करता हूँ कुछ नया सीखने को मिलेगा और मिला भी है आपको। तो इसी प्रकार आप अपना अभ्यास है वो करते रहिएगा। स्कूल के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी साथ होती चलेगी। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने से, थ्योरी पढ़कर इन क्वेश्चनों को निकालते हैं तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, या इन क्वेश्चनों को निकालने के बाद भी अब अगर आप टॉपिक पढ़ोगे थ्योरिकल तो आपको बहुत आसान लगेगा वो टॉपिक, और यूँ लगेगा भी हाँ यहीं से प्रश्न बन रहा था, यहीं से प्रश्न बन रहा था। तो बहुत हेल्प मिलती है। बुक से क्वेश्चन निकालो या क्वेश्चन से फिर बुक पढ़ो, दोनों ही तरीका अलग अलग स्टूडेंट के लिए अपने अपने हिसाब से सही रहता है। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।